मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि लास्ट क्लास तक हम लोग पूरा का पूरा जितना भी टेक्निक था मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ सम है, अब हमको प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 सम को, लेकिन दोनों सम बहुत ही अच्छा है, सीखने लायक है, बहुत तगड़ा है। और दूसरा वाला जो करेंगे इसके बाद वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करना पड़ेगा। आशा करते हैं अभी तक के सारा क्लास आपको समझ में आया होगा और अभी तक जो भी क्लास में चला था आप उसको रिवीजन कर चुके होंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक नए सम के साथ। सम में आज हम लोग एक मेथड जो सीखे थे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा हायर लेवल का सम करेंगे। आइए देखिए क्या हुआ क्वेश्चन है, बोला कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? IRR को कैलकुलेट करेंगे। विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बोला सर आपको पता है तुरंत इन्वेस्टमेंट कितना किया? बोले बताओ कितना? बोला 8,40,000 तुरंत इन्वेस्टमेंट किया है। हम बोले ठीक है भाई। और बोला सर वर्किंग कैपिटल भी लगा इतना, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, अभी कुछ इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम थोड़ा नोट करके रख रहे हैं, क्यों बाद में सोचेंगे क्यों। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बताया? 8,40,000। मतलब हम बोल सकते हैं ना, हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं टोटल कैश आउटफ्लो इतना। फिर बोला था भाई वर्किंग कैपिटल भी हुआ है, इतना लगा 1,60,000। बाकी का पता आगे चल के पढ़ के चलेगा, इतना आ जाएंगे। बोला सर अब एक इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब भाई कैसा इन्फॉर्मेशन? बोला सर ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है सेल्वेज वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। हम बोले क्या है सेल्वेज वैल्यू फिक्स एसेट्स का? अच्छा ठीक है, सेल्वेज वैल्यू दिया, क्यों दिया नहीं पता, यहाँ पर जस्ट लिख के रख रहे हैं। सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? बोला सर ये है आपका 2 लाख का, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल इज इरिकवरेबल, मतलब कुछ भी नहीं मिला। इरिकवरेबल मतलब कुछ भी प्राप्त हुआ नहीं हुआ। मतलब सर जैसे कि आपको याद होगा जब कुछ नहीं मेंशन होता था ना, तो जितना स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल होता था उतना ईयर कंप्लीट होने के बाद लिख देते थे चुपचाप। लेकिन इस बार बोला ना कुछ नहीं मिला, मतलब 0 है। कब? 4 साल के बाद, जब सम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। बोला वर्किंग कैपिटल बचने वाला नहीं है, जितना स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल लगाए थे सब खत्म हो जाएगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एज अंडर। क्या क्या है देखते हैं। बोला सर जो प्रॉफिट दिया ना ये बिफोर टैक्स है, दिखाई दिया बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ऐसा ऐसा दे दिया। हम बोलेंगे क्या करना है भाई? बोला सर आपको निकालना है IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा भाई कैश इनफ्लो का। किसका ज़रूरत पड़ेगा? कैश इनफ्लो का। तो इसके थ्रू हमको पहुंचना है कहाँ तक? कैश इनफ्लो तक। तो आइए कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग कैश इनफ्लो तक पहुंचे, तभी हम लोग सम को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए जो कैश इनफ्लो होता है ना बाबू, कैश इनफ्लो, इसका फॉर्मूला ये होता है क्या? पैट प्लस डिप्रिसिएशन, मतलब ये दोनों पता करना पड़ेगा। हम यहाँ पर पैट लिख ली, पैट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन लिख दिए लाइन से। अब यहाँ पर क्या है? डिप्रिसिएशन। कैसे निकलेगा? चलो लिखते हैं। अच्छा इधर आ जाए, चलिए इधर ही लिखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये होगा मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, ये होगा भाई 2, ठीक है। ये सम का मेन पार्ट है बीच वाला, इसको हमको सबसे ऊपर में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, छोड़िए, जो होना था हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ऐसे वो लोग मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट नहीं करेगा, कारण ये है बाबू क्योंकि ना ये भी एक सम का मेन पार्ट होता है, ये भी एक मेन पार्ट है। बट हम फिर भी बोल दिया अगर आप इसको ऊपर में प्रेजेंट करते कैलकुलेट IRR को ज़्यादा अच्छा रहता। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? कुछ नहीं बोलने से टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ,
ठीक। कॉस्ट कितना टोटल, सर क्या करें दोनों को जोड़ के लिख दें। हमने नहीं भाई ये तो रेवेन्यू खर्चा है, वर्किंग कैपिटल कौन सा खर्चा, रेवेन्यू, इसलिए इसको नहीं लेंगे, डे बाय डे एक्सपेंसेस के लिए है। ये आएगा 840। स्क्रैप बोला सर 2 लाख बचेगा। हम पूछे कितना साल लाइफ है, देख लो दिखाई दिया लाइफ। सम कितना साल का बन रहा है बाबू, सम बन रहा है 4 सालों का। तुम ले लो। अब बताओ डिप्रिसिएशन कितना बताया, हर एक साल का 1,60,000 है। ठीक है इधर लिख सकते हैं ना। कहाँ से मिला अब बता सकते हैं यानी बगल में कि वर्किंग नोट 2 से हम लोग निकाले हैं। ठीक, अब क्या करेंगे पता है, इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन चला जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए कोशिश करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सर करना क्या है आखिर, कुछ नहीं भाई, इससे इसको माइनस कर दो। अब पैट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, टैक्स का परसेंटेज कोई दिया है भाई, टैक्स का परसेंटेज यहाँ पर क्वेश्चंस में। हाँ देखिए पीछे भी क्वेश्चन था, यहाँ पर ये कितना दिया भाई 30%। ये सब कहाँ है सर, अगड़म बगड़म, और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते थे निकाल के दे दिए। इधर आइए, टैक्स का रेट दिया है, देखो कितना परसेंट बोला है 30%। ठीक है तो हम माइनस करते हैं, टैक्स है 30% तो 1,20,000 माइनस 30%। चलो ये निकला हम लोग का क्या, कैश इनफ्लो। क्यों निकाले अब आपको बताते हैं। 1 2 3 4 ये कैश इनफ्लो है ना। पैसा कैसे कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। लेकिन देख लीजिए आप थोड़ा याद कीजिए, कैश इनफ्लो कभी हम लोग फॉर्मेट में किया करते थे, याद है आपको, ऐसे लिखते थे ना, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऐसे से लिखा जाता था। तो याद कीजिए ये तो जोड़ के लिखते ही थे, ये जोड़ के लिखते ही थे साथ साथ। और देखिए और कहीं से कोई पैसा आ सकता है क्या, ये देखिए थोड़ा अलग सम है। ये कौन सा सम है, IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरह नहीं करना इसमें, ये है IRR। इसमें क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक स्क्रैप वैल्यू था, याद है स्क्रैप वैल्यू। वर्किंग कैपिटल तो अपने आप 0 हो गया मानते हैं, लेकिन स्क्रैप वैल्यू है ना, तो 4 साल के बाद स्वाभाविक है कि हम लोग का स्क्रैप वैल्यू भी आएगा। हम बोले कितना भाई, बोला सर 2 लाख आएगा आपका स्क्रैप वैल्यू, ये आएगा आपका स्क्रैप, याद रखिएगा। मतलब चौथा साल में। अब बोला सर वर्किंग कैपिटल भी है तो लिख दीजिए। हम बोले मेरा तो मन कर रहा भाई हम लिख दें, स्क्रैप वैल्यू को लिख दें, वर्किंग कैपिटल को लिख दें। सच बता रहे हैं हम आपको, ये वर्किंग कैपिटल तो 0 है ना,
नहीं बोलता तो हम पक्का लिख देते, सच बता रहे हैं। क्यों लिखे अब आपको बताते हैं। देखिए इसका क्या करेंगे हम पूरा आपको बताएंगे। हाँ देखिए वहां से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जस्ट, देखिए ध्यान से। फोर्थ ईयर ना एक बार जोड़ के ही लिख लेते हैं। क्या जरूरत है अलग तीनों को, क्या जरूरत अलग अलग करेंगे। कारण है उसके पीछे बाबू, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। सारा लॉजिक देंगे, सारा रीजन देंगे हम जोड़ कर लिख दिए, ठीक है ना। फोर्थ ईयर में ऐसा आ रहा था सारा का सारा। अब ध्यान से सुनिए, आईआरआर में क्या बोलता है ना, पता है आईआरआर का क्या बात है। आईआरआर का कहना है कि आईआरआर का मतलब एक ऐसा परसेंटेज बताओ, एक ऐसा परसेंटेज जहां पर टोटल कैश इनफ्लो जो होगा ना बाबू, वो पूरा का पूरा बराबर होगा किसका, टोटल कैश आउटफ्लो का। हम बोले सर जब ये दोनों पूरा का पूरा दोनों का दोनों बराबर होगा, एग्जैक्ट अमाउंट होगा, जैसे कि दोनों को जोड़ के कितना हो रहा था 10 लाख, 10 लाख होना चाहिए। तो इसका मतलब सर एनपीवी तो जीरो हो जाएगा ना बाबू, यस और नो। जब ये दोनों बराबर होगा, इनफ्लो भी बराबर है आउटफ्लो, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू वाला। तो पूछा कौन सा परसेंटेज है कि इन दोनों को बराबर कर देगा, बताओ हमको। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमको जानना है कौन सा परसेंटेज है। तो हम बोले अंदाजा लगाते हैं भाई, अपना काम शुरू करते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर वही 10% वाला से आओ, तब हमको पता चलेगा शायद कितना था भाई 10% का। हमको तो याद नहीं है भाई कितना लिए थे, 683 ना। अब आप बताइए अगर हम स्क्रैप को यहाँ पर तीनों को नहीं जोड़ते तो यही चीज़ जो फोर्थ ईयर में आया था हमको 3 बार लिखना पड़ता। तो क्या जरूरत है, 3 बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार में काम खत्म करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हम लोगों का टोटल जो है ना कितना हो रहा था भाई। इसका टोटल आउटफ्लो कितना हुआ था 10 लाख। 10 लाख के बराबर होता है कि नहीं होता है, चलिए कोशिश करते हैं। हो जाएगा तो एक ही बार में झमेला शेष है। क्या जरूरत है, हमको उतना मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। चलिए जोड़ कर देखें टोटल 10 हो रहा है कि नहीं। भगवान करे कि हो जाए और मेरे को अलग से मेहनत करने का जरूरत ना पड़े। चलिए आते हैं स्टेप 2 में। मेरा तो मैच हुआ नहीं सर, 10 लाख के बराबर नहीं मिला। इसका मतलब महंगाई को और ज़्यादा बढ़ाओ तो क्या होगा पता है, ये वैल्यू और गिरेगा, हो सकता है वो 10 लाख तक पहुंच जाए। चलिए 12% में ट्राई करते हैं। हमेशा जोड़ी नहीं, आप 10% शुरू कीजिएगा, आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं, 8, 7, 5, 16, 25 कुछ भी। हम अंदाज़ा नहीं पता चलता इसीलिए 10% मान के करते रहते हैं। क्या करेंगे, चलिए महंगाई को और बढ़ाते हैं जिससे ये पैसा का वैल्यू और कम हो जाए, नीचे की तरफ आए, तब प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगा। कितना 12% लिए ना बाबू, इस बार 12%। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ऐसे पीछे ही लिखा होगा भाई, क्यों इतना कटे हैं। पीछे देखिए 12 का दिया है डिस्काउंटिंग फैक्टर,
कितना है 0.893। अब ये जो देगा ना उसी को लेना बाबू। देखिए ये तो 6 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन इतना संभव नहीं है ना, इतना हम कैलकुलेट बैठ कर करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको शौक है एग्जाम में करने का तो आप कीजिए। चलिए देखते हैं भाई। कि बाबा क्या कर दिए हम, इससे मल्टीप्लाई करना था ना बाबू। हाँ हम लोग गलत मल्टीप्लाई कर दिए लग रहा है। हाँ हमको तो पूरा लग रहा है। इस हम लोग मल्टीप्लाई गलत कर दिए। हम लोग किससे करेंगे भाई, इससे ना, कैश इनफ्लो से होगा ना हमेशा। ये तो अलग कहानी था, इसका तो हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होता है ना बाबू। चलो कोई बात नहीं, पता तो चला। ये तो हद हो गया। देखते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर है क्या वो। 8 + 893 797 712 636। अच्छा अच्छा लास्ट वाला ये गलत कर दिए थे हमसे। 64 64
ये आया 997573। अब स्टूडेंट बोलना शुरू किया, सर 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 ये तो 10 लाख से कम हो गया, ये तो आप महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ये तो हद हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, एक माइनस में वैल्यू और एक क्या चाहिए था बाबू, प्लस में। मेरा तो काम हो गया भाई। अब हम IRR को काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे ना बाबू, एग्जाम में अगर माइनस प्लस आ जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम ऐसा 3 ठो एग्जाम में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिखाना पड़ता है, ये कंपलसरी है, नहीं तो आपका मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। वो लोग ये समझ लेता है कि आखिर आपको पता कैसे चल गया कि इसी बीच में है। इसी कारण से कम 3 दिखाना पड़ेगा। मतलब सर हम क्या झूठ मूठ कर 14% का बनाए, 15% का बनाए या 16% का बनाए, आपका इच्छा, आपको एक अलग से दिखाना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन एक तो करना पड़ेगा बाबू। हम बोलते हैं क्या जरूरत है, जब मेरे को माइनस मिल गया और उधर जाएंगे तो और बड़ा डिफरेंस आ जाएगा 10 लाख का, 10% से नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा प्लस का डिफरेंस आ जाएगा। उससे अच्छा एक काम करते हैं ना, इस बीच में एक दिखा देते हैं, कौन सा बताओ तो, 11% का ले लेते हैं। हाँ मेरा व्यू पॉइंट है भाई, और ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जब तीसरा ही बनाना है तो 11 बनाते हैं ना, इस बीच में मिलेगा मेरे को एक मौका। चलिए 11% का यहाँ से देख कर लिख लेते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर को, कितना कितना है, 0.901, 0.812, 0.712, 0.636 ऐसा आया, नहीं 0.731, 0.659 ऐसा आ रहा है। 11% का देखिए कहाँ से लिख रहे हैं, तो सीट में देखिए यानी दिया हुआ है, देखिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 आपको आता है, हमको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना। लेकिन देखिए जब बुक में दे देना तो बुक से देख कर नहीं लिखा जाता, हम भी देखिए देख कर लिखें, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको हम पुट कर देते हैं, मिला ही नहीं, चलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा बाबू। किससे करेंगे भाई, इससे ना, हाँ 1,44,000 इंटू 901 था, हाँ। ये भी प्लस में आ गया, देखिए ये भी प्लस में आ गया, लेकिन हमको तो एक माइनस एक प्लस से मेरा काम हो जाएगा। तो क्या करें, किसको सेलेक्ट करें, देखते हैं भाई, देखते हैं, लिखते हैं लेट IRR टू बी एक्स मान ली। फिर क्या करते थे, एक्स माइनस इन दोनों में देखिए 10 लाख के सबसे नजदीक कौन कौन सा है, माइनस में तो एक ही है, यही आएगा माइनस में, यही सिलेक्ट हो गया। प्लस में देखिए तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, 10 लाख के सबसे नजदीक ये दिख रहा है, इसको लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना है बाबू सबसे नजदीक, 11% लिख दिए। नीचे क्या करते हैं, इन दोनों में जो बड़ा रहेगा यहाँ, जो छोटा रहेगा इधर, मतलब सर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम रहेगा, मतलब हाँ। अब क्या करते थे, एक्स का मतलब क्या है कि पूरा 10 लाख हो जाना चाहिए, याद है आपको। अच्छा 11 में कितना आया था बाबू, 10,20,749, ठीक है। 12 में कितना है,
देखिए 997573, ठीक है। माइनस देखो यहाँ से देख कर लिख रहे हैं, यहाँ माइनस दिया था ना साइन, यहाँ से देख कर लिख दे रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू। फिर 11 का, वाह मेरा काम हो गया। अब लिख सकते हैं x माइनस 11, नीचे में कितना होगा 1 होगा। चलिए माइनस 20,749, ठीक, नीचे कितना आएगा 997573, माइनस 23,176, ये तो कट गया। अब डिवाइड करो 749, इसको इससे डिवाइड किए लिख सकते हैं ना ऐसे 0.8953। देखिए ऐसा आ रहा था, देख लीजिए इतना बड़ा। तो क्या इतना बड़ा लिखना संभव है? नहीं, 4 बार में लिख दी। क्यों? अभी पता चल जाएगा। मतलब सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1 है, मल्टीप्लाई भी होगा तो उतना ही रहेगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई 11, एक्स कर लो, लिख सकते हैं 11.8953। ओहो, मतलब 2 ही अंक में हो जाता। इसको 11.9 भी कर सकते हैं। मतलब ये इतना आया, मतलब सर सो IRR टू बी 11.8953%। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा था वो बोला कि सर आप बोले थे IRR का आप एक ट्रिक दीजिएगा, आप हमको व्हाट्सएप कीजिए कि सर आप हम बोले थे, पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, ग्रुप में नहीं, कि आप IRR का पक्का ट्रिक दीजिएगा। जो जो मेरे को व्हाट्सएप करेगा हम उसको पक्का। और व्हाट्सएप में क्या करना है सर, आपको अपना ईमेल आईडी सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप करना है। क्या करना है बाबू? अपना ईमेल आईडी, जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा सेमेस्टर 5 और अपना नाम, सेमेस्टर 6 और अपना नाम। हम आपको वो ट्रिक उसी ईमेल आईडी में सेंड कर देंगे। आप पढ़िएगा बहुत ही आसानी तरीके से, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप IRR को कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपको ये आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। समझ में आया? क्या करना है, ईमेल आईडी को मेरे को व्हाट्सएप करना है। आइए एक सम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार दिखा दिया जाए हमने। अभी हम लोग एक सम करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई टफ भी है ऐसा, कोई बात नहीं, हम लोग घबराते नहीं है, हम लोग घबराहट को ही भगा देते हैं। ऐसा है ना बाबू? आइए, ये है वो सम, कितना छोटा सा नन्हा सा। देखिए सम में कोई दम है, लेकिन आप इसको लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है ना जब, तो बनता नहीं है किसी से, लेकिन आप अगर ध्यान से समझिएगा तो आप लोग बना पाइएगा। और यही लास्ट सम है आज के वीडियो का। इसके बाद हम लोग भालोटिया का सीट पूरा सॉल्व करेंगे। और जो लिंक दिया ना भालोटिया का बुक सीट का, भालोटिया सर की सीट का, आप उसको पूरा सॉल्व कीजिएगा घर पर, कि नेक्स्ट क्लास से हम उससे समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन दिखाना मेरे बस में शायद ना हो नेक्स्ट क्लास से, इसीलिए आपको सीट से सॉल्व करना पड़ेगा। पढ़िए क्या बोला सर, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ऐसा ऐसा, और नीचे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन कुछ क्वेश्चंस मार्क है। आपको दिखाई दिया क्वेश्चंस मार्क 3 में है ना, मतलब ये तीनों आपको निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। ये तीनों NPV, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा पे बैक पीरियड भी ना सर, क्या होता है छोड़ दीजिए, लेकिन ये अभी हमको करना है। कोशिश करते हैं बाबू करने के लिए। सबसे पहले आइए कोशिश करते हैं कैलकुलेट, थोड़ा इजी सा करते हैं पे बैक पीरियड, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है पे बैक पीरियड निकालने के लिए। पे बैक पीरियड निकालने का तरीका बहुत ही आसान था और हम लोग सीखे भी थे। सर कैसे होता था ये याद कीजिए, ऐसे ईयर लिखते थे। अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। कितना साल का समय है देखिए, यहाँ पर लाइव बता दिया, बोला सर 4 साल का। हम बोले लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। फिर हमको ज़रूरत पड़ता है एक कैश इनफ्लो का। क्या यहाँ पर दिया हुआ है?
हाँ सर, देखिए एनुअल कॉस्ट सेविंग्स कितना है, 40,000। मतलब ना वो इनकम से एक्सपेंसेस घटा कर डायरेक्ट हमको दे दिया, मैं सारा चेक एडजस्ट करके डायरेक्टली 40 करके। तो अब तो आसान है ना बाबू। अब हम लोग क्या करते थे, एक निकालते थे ऐसे कुमुलेटिव, याद कीजिए कैश इनफ्लो, फिर आता था हम लोग का पे बैक पीरियड। चलिए कोशिश किया जाए। तो पहला साल होगा 40, दूसरा साल चलिए कोशिश करते हैं पे बैक पीरियड को निकालने के लिए। क्या निकल जाएगा? आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा खुद से। तो क्वेश्चन ये है कि सर कर तो लेंगे पे बैक पीरियड, लेकिन पहले ये तो बताइए हम लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। जब तक हमको ये ना पता चल जाना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो उसके बिना ये कैसे निकल सकता है? हम कैसे समझेंगे कि कितना साल में मेरा पैसा रिकवर हो गया? देखिए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नहीं है। क्या किया जाए, आइए हम आपको बताते हैं, तरीका देते हैं। अब थोड़ा याद कीजिए, जब कुछ देर आगे ना आप लोग IRR का सम कर रहे थे, याद होगा IRR का। यहाँ पर केस क्या होता था, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, ये दोनों बराबर था। मतलब सर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जस्ट उदाहरण के लिए, अगर ये 1 लाख होगा ना तो ये भी कितना होगा, 1 लाख होगा। ये दोनों हमेशा बराबर रहेगा, ऐसा। हाँ, ये अमाउंट अपना मन से लिखे हैं, हम आगे बता दी। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जब IRR होता है ना, जो भी रहे IRR, जो भी रहेगा पता नहीं, वहां पर सर नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों जब बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा अपने आप। कोई डाउट IRR के केस में, माने ये दोनों बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना तो क्लियर हुआ। और भी कुछ बता सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले हम इसको सॉल्व कराते हैं आपको। हाँ, तो हम इसको मिटा दें अब। मतलब इतना प्रूव हो गया सर, IRR के केस में ये दोनों बराबर होगा तो NPV 0 भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब IRR के केस में आप इसका वैल्यू लिखिए चाहे इसका वैल्यू लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा सिचुएशन में, IRR के केस में। IRR यहाँ देखिए दिया हुआ है, कितना परसेंट है देखो तो, 15%। मतलब सर अगर आप 15% से कैलकुलेट करते हैं कुछ भी 15% से, तो ये दोनों का दोनों बराबर रहेगा। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं, देखिए क्या निकालने वाले हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक कैश आउटफ्लो, ये कैसे निकलेगा। कैश आउटफ्लो इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, कैश इनफ्लो पर एनम इनटू एनोटी फैक्टर। अब देखिए काफी सारा स्टूडेंट को ना याद ही नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कहाँ लिखे थे, कब हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए हम ये बताना चाहें आपको, जैसे कि सपोज मान लो कि हमको ना ये सारा का सारा वैल्यू को पता करना है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। सपोज मान लीजिए ऐसा हमको पता करना है क्या, कि इन लोगों का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा सपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से। इससे इसमें मल्टीप्लाई होने से हमको क्या पता चल जाता है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। याद कीजिए कभी किए थे, जानते हो कहाँ पर सिखाई थी ये सब चीज़, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में।
कुछ सीखने का मौका मिला था, और भी कहीं पर मिला, शायद नेट प्रेजेंट वैल्यू में मिला होगा। तो हम ये बोल रहे हैं भाई, जब ये सारा का सारा सेम होता है ना, देखिए ये पूरा का पूरा सेम रहता है, तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करके इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को सब जोड़ के एक वैल्यू आता था जिसको बोलते थे एन्युटी फैक्टर, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ये पता चल जाएगा। अब इसको इनफ्लो बोली जाए आउटफ्लो, अभी तो दोनों बराबर है भाई। कब? जब आईआरआर का केस होगा तब। पहला जवाब। दूसरा, सर ये फॉर्मूला जिसे आप बताएं कि यहाँ पर 40,000 करके 4 साल आया था भाई, ये कौन सा वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? हम बोलेंगे ये फ्यूचर वैल्यू है सारा का सारा। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम बोले थे भाई जब सब इक्वल हो ना, बराबर हो, तब डिस्काउंटिंग फैक्टर से नहीं करके ना आप डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर से कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट बोला ठीक है सर, हम यहाँ पर एन्युटी फैक्टर 15% का ले लेते हैं। चलिए कर भी देते हैं। कितना होगा भाई इसका एन्युटी फैक्टर? आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर ना दिखाते हैं, ये दिखाई दिया 15% का। ये देखिए चारों को जोड़ा ना, ये बना इसका एन्युटी फैक्टर। ये देखिए कितना इसका एन्युटी फैक्टर? 2.855। $1,14,200। हम बोले भाई थोड़ा लेवल वाला सम है इसीलिए रिवीजन चाहिए। ये क्या आया? आप इसको भाई कैश आउटफ्लो बोलिए, इनफ्लो बोलिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलिए, जो बोलना आप बक लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए। फिलहाल हमको ये काम है इसलिए हम इसको ये बोल रहे हैं। 1,14,200। ठीक है सर। अगर सर हम ऐसे नहीं करके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो आपको 4 बार करना पड़ता, 40,000 से 4 बार। चार्ट दिया हुआ था ना, 4 साल का, 4 साल का है, इसलिए 4 बार करना पड़ेगा और आपका आंसर यही सेम आएगा। इसका मतलब इस बार फाइनली हमको ये पता चल गया कि सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग का है 1,14,200। पहला चीज ध्यान दीजिए। अब हमको पता करना है पे बैक पीरियड, तो कैसे निकलेगा? देखिए आसानी से निकलेगा। पहला साल क्या मेरे को पूरा पैसा मिला? हमने नहीं। दूसरा नहीं। तीसरा सर इस बीच में मिला है, इस बीच में मिला। 1,14,200 चाहिए था ना, तो इस बीच में मिल रहा है भाई। तो बोला ऐसा है? बोला हाँ। तो एक बात बता भाई, यहाँ तक मेरे को 80,000 मिल चुका था और हम इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? 1,14,200, और हमको कितना ज़रूरत है? तो हम बोलेंगे 1,14,200 से 80,000 मिल गया, तो बाकी जो बचेगा वो आपको मिलना चाहिए था। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए भाई कितना आ रहा है। और आपको इस साल मिल कितना रहा है? मिल रहा है भाई 40,000। ऐसे ही निकालते थे ना पे बैक पीरियड, याद कीजिए, हम बार बार नहीं सिखाएंगे आपको। तो मेरा आ गया 0.855, मतलब पे बैक पीरियड होगा 2.855 ईयर्स। मत बोल दीजिएगा ये दोनों सेम है। हाँ, ये दोनों सेम है ऐसा मत बोल दीजिएगा बाबू गलती से भी। वो मतलब फॉर्चुनेटली दोनों सेम हो गया, वो बात अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों सेम होगा, वो दोनों अलग हो सकता है। हाँ, पहला जवाब। दूसरा, हम फिर से चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन 27। ऐसे ही मेरा मन। चलिए कैलकुलेट पे, क्या कैलकुलेट करना है? पे बैक पीरियड। आपको याद है बाबू, हम बोले थे ना एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। क्या सर? जब ना इनफ्लो हर एक साल का सेम हो, हर एक साल का सेम हो, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पे बैक पीरियड पता चल जाएगा। पता चल गया मेरे को मेरा पे बैक पीरियड। क्यों इतना हम खटेंगे? ये आपको समझाने के लिए इतना मेहनत कीजिए। सोचिए आपका टीचर कितना अच्छा इंसान है, आपके लिए क्या नहीं करता है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं
तो इस लॉकडाउन में कम से कम कुछ फीस ट्रांसफ़र कर दीजिए बाबू, आपका बहुत कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत ज़रूरत है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तक काम हो गया सर, एक चीज़ निकल गया, चलिए बहुत अच्छा, एक काम हुआ तो सही। अब चलिए दूसरा जगह दिमाग लगाते हैं। एक काम कर लिए हैं, अब दूसरा जगह थोड़ा ट्राई करते हैं, क्या ट्राई किया जाए। हम बोले इस बार चलो ट्राई करते हैं हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए वो कैसे निकलेगा, तरीका देखिए उसका। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला बताइए सिर्फ हमको। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। देखिए आउटफ्लो तो हमको पता चल गया 1,14,200 यहाँ निकाले थे, ठीक है। इनफ्लो सर आप बोले ना ये दोनों बराबर होता है, हम बोले तो होता है भाई, IRR के केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ कब होता है? IRR के केस में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये कैसे निकलेगा? निकलेगा ना, देखो कैसे निकलेगा। वर्किंग नोट आपको ना बहुत सजा सजा कर लिखना पड़ेगा बाबू, किंतु कोई तो तरीका दिया होगा यहाँ निकालने के लिए। देखो तरीका क्या है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, ध्यान क्या देना है। आप एक बात बताइए, आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किए होंगे PI, इसके पहले भी सब में वो क्या इंडिकेट करता था? जो जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा रहेगा, मतलब रिटर्न मिलेगा। ये बोलता है 1 रुपया तुम इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो तुमको इतना रुपया रिटर्न मिलेगा, 1.064। इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा में है। देखिए मेरा ध्यान से मेरा बात सुनिए, एक होता केस 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किए तो 1 रुपया मिला, ठीक है चलेगा। 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किए तो 90 पैसा मिला, मतलब 0.9, मतलब कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक। ये 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा मिला, इसका मतलब आउटफ्लो से मेरा इनफ्लो ज़्यादा है। देखिए प्रूव करते हैं आपको। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI लिख दिए, PI फॉर्मूला बताइए क्या था इसका। टोटल क्या, अच्छा ऐसे नहीं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये था फॉर्मूला बाबू, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये है फॉर्मूला, ऐसा है ना, ठीक है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है सर? नहीं पता। PI पता है? बोला हाँ सर, PI 1.064 है। ये सम बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। आउटफ्लो बाबू, बोला सर आउटफ्लो एक बार निकाले थे, यही देखिए यहाँ से। अब बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना, कोशिश कीजिए। देखिए ये सब ना आप लोग भी सॉल्व कर पाइएगा, कब? जब आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा तब। आप लोग अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, आप लोग सब हम लोग के जिम्मा में छोड़ दीजिएगा, तो इससे मेरे को नहीं बाबू, आपको नुकसान होगा। ये प्रैक्टिस करने के कारण ऐसा हो पाया है। मेरा भी प्रैक्टिस नहीं होता, हम भी सॉल्व नहीं कर पाते। हम सच बता रहे हैं आपको, ये सम ऐसा है, ये टफ लेवल का सम है। चलो ये मिल गया हमको, क्या? इनफ्लो। अब NPV निकल जाएगा, पता चला NPV, बहुत अच्छा। मतलब देखिए ध्यान से, NPV भी हो गया, 2 चीज सॉल्व। अब कितना बचा है भाई? और 2 चीज ना, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये पेंडिंग है ना।
बताते हैं क्या कहानी है इसका। देखिए ये जो निकला था ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्या नाम है बाबू? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसी का दूसरा नाम है। ये भी हो गया, नहीं सॉरी, इसको एक मिनट बाबू, यहाँ तो बोल रहा है लेकिन हमको सिर्फ इससे नहीं होगा। ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है लेकिन ये अमाउंट में, ये किस में था बाबू? ये रुपीस में है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ही नहीं रुपीस में निकालना है कि परसेंटेज में निकालना है, तो हम लोग दोनों में निकाले हैं। रुपीस में निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज कितना होगा इसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। हाँ, निकालेंगे परसेंटेज में कि परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है। और एक क्या दिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक मिनट। क्यों नहीं सॉल्व होगा? जरूर होगा। नहीं सॉरी, हम गलती कर रहे हैं बाबू। ये ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ना, सॉरी गलती हो गया हमसे, यही होता है, इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब सर क्या है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या क्या बोला था सॉल्व करने के लिए, बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू करो, हम बोले सर कर दिए 7309। दूसरा बोला सर पे बैक पीरियड निकालने के लिए, वो भी निकाल दिए 2.855 ईयर्स। अच्छा 855, ठीक है। और क्या था सर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था जो हम स्टार्टिंग में ही कर लिए, हम लोग लिख के दिखाएंगे कितना, 114200। एक लास्ट है बाबू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको पता है एक चैप्टर हम पढ़ाए थे आप लोगों को, जिस चैप्टर का नाम हुआ करता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी पता चल जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब महंगाई कितना % से बढ़ा है, महंगाई। देखिए कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए आईआरआर के केस में हम आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। क्या, जब आईआरआर का केस होता है ना, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आएगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, किसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो जरूरी नहीं है, ये दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक दूसरे से कोई भी ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर कितना दिया हुआ था भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 1,14,200, याद कीजिए कुछ देर आगे किए थे। तो हम बोले ठीक है, अगर आईआरआर का एज्यूम करते हैं 15%, तो ये दोनों बराबर होगा। लेकिन इस केस में क्या बोले, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों? इसका मतलब अगर हम बोलते हैं इतना दिया आउटफ्लो, अगर इसी को हम इनफ्लो मान लेते हैं, इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यही मेरा क्या है, इनफ्लो है, तब जानते हो दिक्कत क्या आ जाएगा, तब दिक्कत आ जाएगा ना, इसी को तो हम बोलेंगे ये भी, इसी को आईआरआर भी बता दो, तो हम बोले ठीक है चलो हम इसको इतना के बराबर इतना नहीं मानते हैं, नहीं तो इसमें आईआरआर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ठीक है, क्या कीजिएगा, तो हमने रुक जा भाई, याद कर यहीं पर हम इनफ्लो भी निकाले हैं, देख यहाँ पर निकाले हैं ना, 121,509 ऐसे निकाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस बार ध्यान से। हाँ, जैसे ये निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाए थे ना, इसी फॉर्मूला से हम उसको भी निकालेंगे, देखिए कैसे। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, हम बोलेंगे कैश इनफ्लो पर एनम, दिया हुआ है भाई, झूठ बात नहीं बोलना है हमको, इनटू एनओटी फैक्टर। रुक जाइए, देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम बोलेंगे भाई ये तो हमको पता है 121,509, बोले हाँ भाई पता है,
कैश इनफ्लो कितना है, 40,000 हर एक साल आ रहा है। अब यहाँ से एन्युटी फैक्टर पता चलेगा। क्यों हम पता कर रहे हैं, आपको हम क्लियर करते हैं, रुक जाइए अभी आप। हम क्यों बोल रहे हैं ये पता करने, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका इच्छा दीजिए। 121,509 डिवाइडेड बाय 40,000, 3.307725 ऐसा कुछ मिलेगा आपको। यह है इसका एन्युटी फैक्टर। आप एक बात बताइए, रुक जाइए थोड़ा सा। सबसे पहला जवाब, इसमें ये दोनों तो सेम है, लेकिन इसमें ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, इसमें क्या होता है सर, इसमें ये 0 कर देता है, लेकिन ये दोनों इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसके तुलना में इस बार ज़्यादा अमाउंट है कि नहीं है, मतलब पैसा का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, आप ये बताइए। पैसा का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। देखिए, पैसा का वैल्यू जब कम होता है ना, तो महंगाई ज़्यादा बढ़ता है, महंगाई ज़्यादा बढ़ता है। कब, जब पैसा का वैल्यू कम होता है तब। जैसे कि ये था 15%, अगर पैसा का वैल्यू कम होता, कम ज़्यादा, यहाँ जैसे ज़्यादा और कम होता, तो हम बोलते हैं महंगाई 15% नहीं और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पैसा का वैल्यू क्या हो गया, देखिए ना ध्यान से, पैसा का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब महंगाई कम है, महंगाई कम है, इसका मतलब सर महंगाई कम होने का मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। खैर, आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, जो ढंग से क्लास कर रहा है वो पूरा समझ पा रहा है कंसेप्ट क्या है। हम सिर्फ ये बोलेंगे एन्युटी फैक्टर। देखिए ये जो आया ना एन्युटी फैक्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। अभी हम अभी निकल जाएगा, देखो कैसे। कॉस्ट ऑफ क्या निकालना था, कैपिटल ना, देखिए कैसे निकलेगा। ये देखिए, तो ये एन्युटी फैक्टर किसका है, देखिए यही क्वेश्चन है, खोजते हैं एन्युटी फैक्टर को। ये है ना एन्युटी फैक्टर, 3 पॉइंट कितना है भाई, 3077। देखिए इसको ये लोग थोड़ा राउंड अप किया, देखिए ध्यान से, ये लोग क्या किया ना, 3.038 कर दिया है राउंड अप करके। देखिए तो वही राउंड अप के यहाँ पर है, कितना परसेंट में है, 12% में है। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है, एकदम उटपटांग तरीके से, मतलब उल्टा कर दिया। इस बार एन्युटी फैक्टर से निकालना पड़ा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब हम लोग का ये सम कंप्लीट हुआ, अर्थात ये सम अगर एग्जाम में आ गया बाबू, तभी तुम इसको बना पाएगा। जब तुम इसको एक बार नहीं 4 बार प्रैक्टिस करेगा, बिना देखे करेगा, तब ये पॉसिबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप लोग भालोटिया का सम सॉल्व करके रखिएगा, हम लोग पूरा लाइन से भालोटिया का सम को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।